गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 7वां अध्याय, जिसका नाम है वृक्षों की महिमा। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने जानकारी प्राप्त की थी अमृता देवी बिश्नोई और उनके द्वारा चलाए गए वृक्ष संरक्षण के लिए जो आंदोलन है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। साथ ही साथ हमें पता चला चिपको आंदोलन के बारे में, और हमने ये भी जानकारी प्राप्त की कि गोचर भूमि, चारागाह भूमि, ओरण भूमि वो तरीके हैं जिनके द्वारा एक संरक्षित भूमि को घोषित करके वृक्षों का संरक्षण किया जाता है। और बच्चों, हमने विस्तार से चर्चा की थी राजस्थान में पाए जाने वाले अनेक प्रकार के वन्य जीवों के बारे में, और उनके संरक्षण के लिए स्थापित किए गए वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में भी हमने विस्तार से जानकारियां प्राप्त की थी। प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हम जानेंगे इन्हीं विशेष प्रकार के जीवों के बारे में और इनकी जो खाद्य श्रृंखला है, यानी बच्चों इनके जो भोजन का तरीका है या कौन सा जीव किसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, इनके मध्य जो एक संबंध पाया जाता है भोजन को लेकर के, उसके बारे में आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, एक बार फिर हम मिलते हैं गौरी और उसकी माँ से और देखते हैं वो आज खाद्य श्रृंखला के बारे में हमें क्या क्या बताने वाली हैं। तो देखो बच्चों, गौरी पूछती है, माँ वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा? यानी माँ, हमने ये तो जाना कि वनों में अनेक प्रकार के जानवर रहते हैं, परंतु इन वन में रहने वाले जानवरों को भोजन कौन कराता होगा? ये भी तो बड़ी समस्याएं है ना भाई जी। जिन जानवरों को हमने पाल रखा है, घर में रखा है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, इनको भोजन हम कराते हैं समय समय पर, परंतु जो जंगलों में जानवर रहते हैं उनको भोजन कौन कराता है? तो देखो माँ बताती है कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खा करके अपना पेट भरते हैं। यानी बच्चों, माँ ने ये बताया कि जंगल में जो शाकाहारी जीव होंगे, शाकाहारी जानवर होंगे, वो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और जो मांसाहारी जानवर होंगे वो अन्य छोटे जानवरों को खा करके अपना भोजन करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि जो भोजन है उसके आधार पर भी जानवरों को वर्गीकृत किया जा सकता है। और वो कैसे किया जा सकता है? तो चलो बच्चों, हम देखते हैं जीव जंतुओं का भोजन और जानते हैं कि भोजन के आधार पर हम जीव जंतुओं को कैसे वर्गीकृत करेंगे। बच्चों, यहाँ हमें कुछ इमेजों को दिखाया गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4 इमेजेस, जिन्हें हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि पहली इमेज में हमें दिखाया गया है जंगल का राजा शेर, जिसने अपने मुंह में किसी अन्य जानवर का मांस दबाए हुए है। यानी जानवर शेर यहाँ पर किसी दूसरे जानवर का मांस खा रहा है। जब हम दूसरी इमेज को देखते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है एक प्यारा सा हिरन जो एक हरे भरे घास के मैदान में हरी हरी घास का आनंद ले रहा है, यानी हिरन घास खा रहा है। बच्चों, जो तीसरी और चौथी इमेज है इसमें हमें दिखाया गया है एक लंबे बालों वाला भालू को, और जहां तीसरी इमेज में हम इस भालू को देखते हैं एक शहद की बरनी के साथ, यानी भालू शहद खा रहा है। और बच्चों, जो चौथी इमेज है उसको ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि वही भालू अब मुंह में मछली को दबाए हुए है, यानी भालू ने यहाँ शिकार किया है मछली का और वो उसे खाने की तैयारी में है। बच्चों, जब हमने इन इमेजों को देखा तो हमें क्या समझ में आया? हम इतना तो समझ पाए ना कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो किसी अन्य जानवर का मांस खाते हैं, जबकि कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो हरे हरे पेड़ पौधों और इनसे मिलने वाले सामग्री को ही अपना भोजन बनाते हैं। तथा कुछ इमेजों में देखने पर हमें ये भी पता चला कि कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के मांस को भी खाते हैं। यानी हमने यहाँ जाना कि अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को भोजन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब हम इसको कैसे कह सकते हैं? यानी भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम जंतुओं को कितने प्रकारों में बांट सकते हैं? तो देखो बच्चों, हम कह सकते हैं कि भोजन ग्रहण करने के आधार पर हम जीव जंतुओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव। अब बच्चों, ये होते क्या हैं? शाकाहारी कौन से होंगे, मांसाहारी कौन से होंगे और सर्वाहारी कौन से होंगे, इनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं हम शाकाहारी जीव से। तो देखो बच्चों, शाकाहारी जीव वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में काम लेते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। यानी बच्चों, हमें ये समझ में आया
कि ऐसे जीव जंतु जिनका भोजन केवल पेड़ पौधे होंगे, यानी पेड़ पौधे या पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री को जो जीव भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे उन्हें हम शाकाहारी कहेंगे। और उदाहरण के लिए हैं हिरन, गाय, भैंस, बकरी आदि, ये सब शाकाहारी जीव होंगे। हमने जाना शाकाहारी को। अब हम बढ़ते हैं मांसाहारी पर। देखो बच्चों, वे जीव जंतु जो अन्य जीव जंतुओं को मारकर इनका मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। यानी बच्चों, जो जीव किसी दूसरे जीव का मांस को खाएंगे भोजन के रूप में उन्हें हम मांसाहारी कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखो, शेर, चीता, बगेरा, बाघ, ये सब वो जानवर हैं बच्चों जो किसी दूसरे जानवर को मार करके उसका मांस भोजन के रूप में खाते हैं। तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली शाकाहारी के बारे में और मांसाहारी के बारे में। अब बच्चों हम जानते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन होगा? सर्व आहारी मतलब जो सब कुछ खा लेगा, जो शाकाहारी वाले भोजन को भी कर लेगा और मांसाहारी वाले भोजन को भी कर लेगा, यानी सब कुछ खा सकता है। तो देखो हम क्या कह सकते हैं कि वे जीव जंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री के साथ साथ दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। यानी बच्चों, जो पेड़ों से मिलने वाली सामग्री का भी भक्षण करेंगे, उसको भी खाएंगे और अन्य जानवरों को मार करके भी खा सकते हैं, हम उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। और इसमें हमने रखा है कौवा, भालू इत्यादि। अच्छा बच्चों, हमने ये देखा था कि भालू शहद खा रहा है। आपने सोचा होगा ना, शहद पेड़ों से थोड़ी मिलता है। पर प्यारे बच्चों, आपको याद होगा शहद का निर्माण मधुमक्खी करती है, जो फूलों के रस को चूस करके उससे शहद का निर्माण करती है। यानी हम कह सकते हैं ना, शहद का निर्माण पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री से होता है। तभी तो हमने भालू को रखा है सर्वाहारी में। अब बच्चों, हम ये समझ पाए कि जो जीव होंगे वो शाकाहारी होंगे, मांसाहारी होंगे और सर्वाहारी होंगे। अब आपको याद होगा कि गौरी को माँ ने बताया था कि बेटा, जो जंगल है उसमें शाकाहारी जीव पेड़ पौधों को खाएंगे और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाएंगे। तो बच्चों, जो ये संबंध होता है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है, या जो ये पूरा संबंध है आपस में भोजन को लेकर के, इसको हम क्या कह सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो चलो बच्चों, अब जानते हैं हम खाद्य श्रृंखला को कि ये खाद्य श्रृंखला होती क्या है। तो देखो बच्चों, इमेज को ध्यान से देखने पर हम ये समझ पा रहे हैं कि इस इमेज में हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़ पौधे और कुछ अलग अलग प्रकार के जानवर। और ये जो एरो यानी तीर लगा हुआ है वो हमें ये समझाता है कि ये एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर हैं। यानी बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला में विभिन्न जीव एक दूसरे से भोज्य निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। यानी बच्चों, जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होंगे वो एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होंगे और ये निर्भरता ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अभी हमने इसको कठिन भाषा में समझा, तो चलो अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, हम कह सकते हैं पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के मध्य भोजन के आधार पर जो संबंध होता है उसे हम खाद्य श्रृंखला कह सकते हैं। यानी बच्चों, हमें ये समझ में आया कि चाहे जीव जंतुओं के मध्य हो या पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के मध्य हो, भोजन के लिए जो संबंध होगा उसे हम कहेंगे खाद्य श्रृंखला। अब ये संबंध कैसे होगा? देखो बच्चों, यहाँ इमेज में हमें 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं। तो हम चर्चा करते हैं पहली वाली खाद्य श्रृंखला पे। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें सबसे पहले दिखाए गए हैं हरे भरे पेड़ पौधे। दिख रहे हैं ना सभी को पेड़ पौधे। आगे हमें बताया गया तीर के द्वारा कि इन पेड़ पौधों को कौन खाएगा? हिरन। यहाँ दिख रहा है ना सभी को हिरन। और हिरन के आगे हम जाते हैं तो हमें पता चलता है इस हिरन को भोजन के रूप में खाने वाला है ये टाइगर यानी चीता। यानी हमें समझ में आया पेड़ों का भक्षण करता है हिरन और हिरन को खाता है चीता। ये हुई एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला। अब हम बढ़ते हैं दूसरी पे। यहाँ देखो बच्चों, ये है फसल या छोटे पादप जिनको खाने वाला है ये टिड्डा। टिड्डा जानते हो ना, कीट पतंगा टिड्डा। ये टिड्डे का भोजन करने वाला है ये फुदक फुदक के चलने वाला मेंढक। और बच्चों, फिर मेंढक को कौन खाएगा? यहाँ इमेज में हमें समझ में आ रहा है कि मेंढक को खाएगा ये सांप। और सांप को भोजन के रूप में कौन ग्रहण करने वाला है? वो बच्चों ये चील या बाज
इस सांप का भोजन कर लेगा। यानी बच्चों हम कह सकते हैं चील का भोजन होगा सांप, सांप का भोजन होगा मेंढक, और मेंढक का भोजन है टिड्डा, और टिड्डे का भोजन है हरे हरे पादप या फसल। ये हुई खाद्य श्रृंखला। प्यारे बच्चों, आपको ये तो समझ में आया होगा कि स्थल पर रहने वाले जीव, क्यों, शेर या बाघ कहाँ रहता है, स्थल पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। हिरन कहाँ रहता है, जमीन पर। और पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं, जमीन पर। यानी हम कह सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला स्थलीय जीवों के मध्य हो सकती है। या फिर बच्चों यहाँ हमें देखने पे पता चला कि कुछ जैसे उभयचर मेंढक पानी में भी रहता है, चील नभचर यानी आकाश में उड़ती है। यानी खाद्य श्रृंखला स्थलीय जीवों के एक आवास में रहने वाले जीवों के मध्य भी हो सकती है, अलग अलग आवासों में रहने वाले जीवों के मध्य भी हो सकती है। या फिर बच्चों हम ये सोच सकते हैं कि पानी वाले मंडल में यानी जलीय आवास में भी खाद्य श्रृंखला होगी। तो देखो बच्चों, ये है जलीय पादप, जिसे हम काई कह सकते हैं। ये है एक जलीय पादप। इसका भक्षण या इसका भोजन करता है ये बिच्छू, और बिच्छू को बच्चों खा सकती है मछली, और मछली का भोजन कौन करेगा, आगे जाके बगुला मछली का भोजन करेगा। तो बच्चों ये विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं हैं। इनको देख करके हम ये समझ पाए हैं कि जो भोजन के लिए पेड़ पौधे और जंतुओं के मध्य जो संबंध होगा उसे ही हम कहेंगे खाद्य श्रृंखला। तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली है खाद्य श्रृंखला के बारे में। तो चलो अब समय आ गया है कि आज के इस पूरे अध्याय से अब तक हमने क्या क्या सीखा उसके बारे में चर्चा करने का। और बच्चों उससे पहले ये भी तो देखें कि अब तक हमने जो जानकारियाँ प्राप्त की हैं उनका हम उपयोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो चलो हल करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों को। तो देखो हमारे पास है यहाँ पर एक सारणी, तो हमें सूची बनानी है कि कौन किसको खाता है। बच्चों इस टेबल में या सारणी में हमें एक तरफ भोजन पदार्थों के नाम दिए गए हैं और सामने कहा गया है कि हमें बताना है कि इनको खाने वाला जीव कौन सा होगा। तो देखो जैसे पहला नंबर पे है पौधे। अब पौधे का भोजन कौन कर सकता है, उस जीव के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा गाय, क्योंकि गाय बच्चों पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। वैसे ही बच्चों हिरन, हिरन को खाने वाला होगा कौन खा सकता है, हम जानते हैं शेर बाघ चीता हिरन को खा सकते हैं। मुर्गी को कौन खाएगा, यहाँ पे हमसे पूछा है, तो बिल्ली मुर्गी का शिकार कर सकती है। फिर बच्चों ऐसे ही बीज या दानों का भोजन करने वाली होंगी चिड़ियाएँ। और बच्चों हमसे अंत में पूछा है चूहा, और चूहे का भोजन कौन करता है, सांप। तो कितनी आसानी से हमने बता दिया कि इन भोज्य पदार्थों को खाने वाले जीवों का नाम। यानी बच्चों ये एक खाद्य श्रृंखला की सारणी है। चलो अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है सोचिए और बताइए। देखो हमसे पूछा है बच्चों तोता क्या खाता है। अब तोता क्या खाता है, हरी हरी मिर्च हो, हरी दाल हो, ये तोता बड़े चाव से खाता है। तो हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। फिर आगे हमसे पूछा है कि गाय क्या खाती है। यहाँ हमें बताना है गाय के भोजन के बारे में, तो हम आसानी से लिख सकते हैं ना, गाय घास खाती है। और फिर हमसे पूछा है कि गिलहरी क्या खाती है, और गिलहरी हरे जो दाने होते हैं छोटे छोटे या बीज होते हैं उनका आनंद बड़े चाव से लेती है। तो हम कह सकते हैं गिलहरी बीज या दाने खाती है। तो देखा बच्चों आपने, हमने कितनी आसानी से इतने सारे अभ्यास प्रश्नों को हल कर दिया। तो चलो अब देखते हैं कि आज के इस अध्याय से हमने क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त की। तो हमने सीखा, देखो बच्चों आज के अध्याय से हमने ये जाना कि पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए, इनका संरक्षण करना ही हमारा दायित्व है। साथ ही साथ हमने ये जाना कि पेड़ों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग क्षेत्र विशेष में इनकी पूजा का महत्व है। जहां हम जान रहे थे कि कुछ विशेष अवसरों पर, व्रत त्योहारों के अवसर पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधों की जो पूजा है वो की जाती है। और ये क्यों की जाती है, ताकि हम पेड़ों को संरक्षित कर सकें, इसके लिए ही जो पूजा का कार्यक्रम किया जाता है। और साथ ही साथ हमने ये जाना कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, जिसकी प्रेरणा से ही जो चिपको आंदोलन है वो चलाया गया था। और बच्चों हमने ये जाना कि जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, और इस प्रकार से बने हुए संबंध को ही हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो चलो बच्चों हमने कितनी सारी जानकारियां आज के इस अध्याय से प्राप्त की हैं। तो चलो बच्चों अब समय है कि आज के इस अध्याय से हमने क्या क्या जाना, क्या क्या समझा, उसे बताने का अब समय है। तो चलो शुरू करते हैं जाना समझा
और बताइए। तो जाना समझा और बताइए में आज का हमारा पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। यानी बच्चों इस प्रश्न में हमें पहले बताना है कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है और उसके बाद में हमें उसका कोई एक एग्जाम्पल या उदाहरण भी देना है। तो देखो हम लिख सकते हैं, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर जो संबंध होता है, इसी संबंध को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। और उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे टिड्डा घास खाता है और टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। यह एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। तो चलो अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, अभयारण्य से आप क्या समझते हैं। यानी बच्चों हमसे पूछा है कि अभयारण्य होते क्या हैं। तो देखो बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, अभयारण्य वह स्थान होता है जो जीव जंतुओं के लिए संरक्षित होता है। यानी ऐसा स्थान जिसमें जीव जंतु बिना किसी बाधा के विचरण कर पाते हैं, उसे ही हम अभयारण्य कहते हैं। और बच्चों अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। याद होगा ना आपको चिपको आंदोलन, जो अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरणा पाकर के सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा 1730 में किया गया था, उसी के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो बच्चों हम कैसे लिखेंगे, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में ठेकेदारों ने अपने व्यवसाय के लिए पेड़ों को काटना शुरू किया, तो लोगों ने उसका विरोध किया और वे लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक गए और इसे ही चिपको आंदोलन कहा गया। प्यारे बच्चों हमें यह भी पता होना चाहिए कि सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसीलिए उन्हें इसका प्रणेता कहा गया। और ये घटना कब की है, 1730 की। तो चलो अब देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। बच्चों हमें यहाँ पर इस प्रश्न में ये बताना है कि हमें पेड़ पौधों से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि पेड़ों से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं। जैसे नंबर 1 पे हमने लिखा, पेड़ों से हमें फल फूल लकड़ियाँ औषधियाँ ऑक्सीजन सब्जियाँ आदि वस्तुएं मिलती हैं। यानी ये हुए पेड़ों से मिलने वाले लाभ। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। जहां पर वृक्ष ज्यादा होंगे वहां पर बारिश की अधिकता होगी, तो हम कह सकते हैं ना पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। और इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि इनसे जानवरों के लिए चारा प्राप्त होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो वृक्ष या पेड़ पौधे होते हैं वो जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या का निराकरण भी करते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि पेड़ पर्यावरण संतुलन में सहायक होते हैं। इसके अलावा पेड़ों के लाभ, पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और ये मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, ये भी पेड़ों से होने वाले लाभ हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न का आंसर दे दिया। तो चलो बच्चों अब समय है कि आज के इस अध्याय से हमने क्या शिक्षा प्राप्त की। तो देखो हमने आज के अध्याय से शिक्षा प्राप्त की, वृक्ष लगाओ जंगल बचाओ। यानी बच्चों अगर हमें जंगल बचाने हैं तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने होंगे। यानी कुल मिलाकर आज का जो हमारा ये अध्याय है वृक्षों की महिमा, वो हमें संदेश देता है कि हमें अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने हैं और हमारे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखना है। तो प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।